हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं महत्वपूर्ण संगठन को, और कुछ संगठन को हमने डिस्कस भी किया है। अभी जो कुछ संगठन हैं जो बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों आज की क्लास में क्या है हमारे लिए खास। और इसमें हम पहले जो देखेंगे संघाई सहयोग संगठन, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। संघाई सहयोग संगठन यूरेशियाई क्षेत्रीय जो है संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में संघाई सहयोग संगठन संधि के माध्यम से किया गया, यानी कि 2001 में इसकी स्थापना हुई है। और कैसे हुआ? संघाई सहयोग संगठन के माध्यम से हुआ है। इसमें क्या क्या है शामिल? इसमें चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है एवं उज्बेकिस्तान द्वारा चीन के संघाई में की गई, यानी कि इसकी स्थापना चीन के संघाई में किया गया था। और जो महत्वपूर्ण देश हैं ये आप देख रहे हैं मध्य एशिया के हैं या यूरेशियाई देश हैं, जिन्होंने मिलकर के चाइना में इस संगठन की स्थापना किया था। और इस संगठन की जो मुख्यालय है ये आप देखेंगे बीजिंग में है। बच्चों मुख्यालय याद रखेंगे, मुख्यालय बीजिंग में है। चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है। 2001 में ही आगे चल के उज्बेकिस्तान भी इसका जो है सदस्य देश बना था। और 9 जून जो है 2017 में कजाकिस्तान इसमें पूरी तरह से सदस्य के रूप में शामिल हो गया था। यानी कि जब स्थापना हुई तो स्थापना में ये वहाँ पे उपस्थित तो था, लेकिन इसने सदस्यता नहीं लिया था। आगे चल करके इसने सदस्यता लिया है, आगे चल करके 9 जून 2017 में। यानी कि जब स्थापना हुई तो उज्बेकिस्तान उसका सदस्य नहीं था या उसका मेंबर नहीं था। उसका मेंबर कब बना है? 9 जून को बना है। और इसमें आगे चल के 2 और देश जुड़ जाते हैं, यानी कि पहले 5 देश हैं जिसमें जिन लोगों ने मिलकर के स्थापना किया है, और आगे चल करके इसमें जुड़ गया उज्बेकिस्तान। और फिर भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हुए 2017 में। ये इम्पॉर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान इसमें कब शामिल हुए हैं, तो ये शामिल हुए हैं 2017 में। ध्यान देंगे 2017 में पाकिस्तान और भारत शामिल हो गए हैं। तो अब टोटल इसमें 8 सदस्य हैं। शुरुआत में 5 सदस्य थे, छठा सदस्य उज्बेकिस्तान बना था। और आगे चल के 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य देश बन गए थे। भारत के इसमें सदस्यता धारण करने के लिए जो रूस है वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे। रूस का पूरा मन था कि भारत इसमें शामिल हो, क्योंकि भारत एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है जो अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और रूस के पुरजोर समर्थन के बाद भारत को इसमें शामिल करने के लिए तैयार हुआ वहाँ के जो संगठन है। लेकिन चाइना ने वहाँ पे शर्त रखा था कि अगर भारत शामिल होगा तो इसमें पाकिस्तान को भी शामिल करना होगा। और इस तरह से भारत और पाकिस्तान दोनों को शामिल किया गया इस संगठन में। वेरी इंपॉर्टेंट है। G7, इसको ग्रुप 7 कहा जाता है। विश्व के 7 औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का जो देश है इसने मिल करके G7 का निर्माण किया। G7 में जितने भी महत्वपूर्ण विकसित कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं। जैसे आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है अमेरिका और कनाडा, यानी कि कनाडा और अमेरिका जो है ये इसमें शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपीय महाद्वीप के 4 देश शामिल हैं, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, और इसके अलावा जर्मनी और इटली। ये 4 देश जो है यूरोपीय कंट्रीज़ के हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे एक देश इसमें एशिया का है जिसे जापान कहते हैं। यानी कि टोटल इसमें 7 देश हैं वर्तमान में। इनके नाम आप याद रखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी विकसित कंट्रीज़ हैं जो शामिल थे इसमें। ये डेट याद रखेंगे बच्चों कि 1976 में कनाडा समूह का 7वां सदस्य बना। जो 7वां सदस्य बना था ये कनाडा बना था। यानी कि जब स्थापना हुई तो इसमें कनाडा नहीं था, संस्थापक देशों में कनाडा नहीं था। बाद में कनाडा इसमें शामिल हुआ 1976 में। और आगे चल करके 1998 में रूस भी इसमें शामिल हो गया था 8वें सदस्य के रूप में। और फिर ये संगठन जो है G8 के नाम से जाना जाने लगा था। इस तरह से इसका नाम G8 हो गया था। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। 2014 में जो रूस है इसको इस संगठन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि रूस का क्रीमिया और उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उनसे युद्ध चल रहा था।
और इस युद्ध के कारण रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया और जो G8 है ये फिर से G7 हो गया। तो वर्तमान में G7 है, जिसमें मैंने बताया अमेरिका के, कनाडा और US है, जापान एशिया का है, बाकी के 4 देश यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये टोटल 7 देश हैं जो वर्तमान में G7 में शामिल हैं। रूस कब शामिल हुआ है? 98 में। कब निकाला गया है? 2014 में। ये डेट भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G20 ये जो संगठन है वर्तमान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठन है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण 20 देश शामिल हैं। विश्व के 19 औद्योगिक एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ये 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। टोटल मिलाकर के 20 इसमें देश शामिल हैं, या कहीं यूरोपीय संघ को मिलाकर के 20 मेंबर हैं इसके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है बच्चों, ध्यान देंगे कि क्या है, इसकी स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए किया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्तीय स्थिरता है ये बना रहे, इसके लिए इसका निर्माण किया गया है। और इसमें औद्योगिक देशों और उभरते हुए बड़े बाजारों के माध्यम से या मध्य नीतिगत समीक्षा तथा अध्ययन के उद्देश्य से किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि ये किस लिए बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें कौन से देश शामिल हैं। ये कभी कभी एग्जाम में आता है कि कौन से देश G20 में शामिल है, या इनमें से कौन सा देश है जो G20 में शामिल नहीं है। हालांकि 20 देश हैं, लेकिन इसको बार बार देखेंगे तो ध्यान रहेगा। तो देखते हैं कौन कौन है। अर्जेंटीना है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, इसके अलावा रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, UK, USA तथा यूरोपीय यूनियन, यानी कि इतने देश इसमें शामिल हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके आप देखेंगे उत्तरी महाद्वीप के 3 देश USA, कनाडा और मैक्सिको तीनों शामिल हैं। दक्षिणी अमेरिका का अर्जेंटीना और ब्राज़ील 2 शामिल हैं। यूरोपीय देश में आप देख रहे हैं ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है, जर्मनी भी है। इस तरह के महत्वपूर्ण लगभग 4 जो देश हैं यूरोपीय महाद्वीप से शामिल हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपका एशिया है, यहाँ से भी महत्वपूर्ण देश हैं, जिसमें आप देख रहे हैं जापान है, सऊदी अरब है और दक्षिण अफ्रीका का है, ये अफ्रीका कंट्री का है, और दक्षिण कोरिया ये भी एशिया का है, तुर्की यूरेशिया में आता है। तो इस तरह से एशिया के महत्वपूर्ण लगभग आप देख रहे हैं कि जो है 3 से 4 देश हैं, चूँकि ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। तो अगर ऐसे महाद्वीप वाइज याद करेंगे तब भी याद हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का 1 देश है, दक्षिण अमेरिका का 2 देश है, उत्तरी अमेरिका के 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया से एकमात्र देश, और ज़्यादातर जो हैं वो एशिया के हैं, जिसमें सऊदी अरब है और टर्की है, जापान है। इस तरह से आप देखेंगे दक्षिण कोरिया भी इसमें शामिल है। तो इस तरह याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा और आप लोग इसको याद रख पाएंगे। 20 हैं, भारत भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है जो आपका है ये बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल जो है टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल, यानी कि इस तरह से इस संगठन की स्थापना की गई है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के 5 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है तथा 2 अन्य देश नेपाल और भूटान। यानी कि ये महत्वपूर्ण 5 देश हैं जो कि इसमें हैं, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, जिनसे जो बंगाल की खाड़ी है वो घिरी हुई है। इसके अलावा 2 स्थलीय क्षेत्र भी हैं, नेपाल और भूटान, जो क्षेत्रीय क्षेत्र के रूप में या छोटे देश के रूप में शामिल है और इन्हीं लोगों से मिलकर के बना है बिम्स्टेक। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्थापना कब हुआ है? 6 जून 1997 में थाईलैंड के बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका के मध्य बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था और इसके बाद इसकी स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय ढाका में है। यानी कि महत्वपूर्ण 5 देश भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, इन्हीं लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की और यही संगठन में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। लेकिन जो नेपाल है और भूटान है, इनकी भी इसमें भागीदारी है। मुख्यालय कहाँ पे है?
तो ढाका में है। ढाका आप जानते हैं बांग्लादेश में है, तो ढाका में इसका मुख्यालय है। लेकिन किस घोषणा पत्र के द्वारा हुआ है? तो बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। और ये महत्वपूर्ण 5 देश हैं जिसमें रोल निभा रहे हैं। और ये 5 देश आपस में जो व्यापार है, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देंगे, इसीलिए इस संगठन को बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारत के लिए भी। नेक्स्ट जो आज का आपका लास्ट संगठन है ये है हिंद महासागर और तटीय संघ। हिंद महासागर विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। आपको पता है सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, फिर है आपका अटलांटिक महासागर, और तीसरे नंबर पे जो महासागर आता है ये हिंद महासागर आता है। हिंद महासागर की जो आसपास की कंट्रीज़ हैं उन्हीं लोगों से मिल करके बना है हिंद महासागर सहयोग संगठन। जो कि जो हिंद महासागर है ये विश्व के व्यापार में, विश्व के जो है आवागमन में, जलीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए इस संगठन को बनाया गया है ताकि लोग आपस में सामंजस्य के साथ कार्य करें। हिंद महासागर तटीय संघ हिंद महासागर के तट पर स्थित 21 देशों का समूह है। कितने देश शामिल हैं बच्चों? तो 21 देश इसमें शामिल हैं जो हिंद महासागर के आसपास किनारे बसे हुए हैं, ये तटीय क्षेत्र हैं। इस संगठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम नेल्सन मंडेला के द्वारा 1995 में रखा गया था। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के गांधी कहे जाते हैं ये, और इन्हीं के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि हिंद महासागर संगठन होना चाहिए जिसमें इसके आसपास के देश जो इससे लाभ लेते हैं उनका आपस में समन्वय हो, सहयोग हो। और इसी को ध्यान में रख के 1995 में इन्होंने प्रस्ताव रखा, इस पर विचार किया गया और इसे अमली जामा पहनाया गया, यानी कि इस संगठन को बनाया गया। इसी आधार पर हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया और एक आर्थिक संघ के रूप में इसकी जो है स्थापना किया गया। उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों में सतत एवं संतुलित विकास को बढ़ावा देना। साथ ही सतत मीन्स क्या होता है बच्चों? जो हमेशा चले, इसको कहते हैं धारणीय विकास। धारणीय या इसको कहते हैं टिकाऊ, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा विकास जो हमेशा चलता रहे, जो कभी ना रुके, इसको कहते हैं सतत विकास। जैसे पहले के टाइम में सब लोग ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देते थे, लोगों को लगता था कि घरों में या हमारे परिवार में समृद्धि होना चाहिए। समृद्धि मीन्स धन की प्रचुरता होनी चाहिए, पैसे बहुत होने चाहिए। लेकिन सिर्फ समृद्धि से काम नहीं चलता। अगर घर में बहुत पैसा है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा समृद्धि बना रहेगा। अगर घर के लोग सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में ध्यान दे और पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य और बाकी चीज़ों पे ध्यान ना दे तो आगे चल करके वो घर फिर जो है गरीब हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह की समृद्धि पे लोग फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, ये समृद्धि हमेशा बनी नहीं रहती। तो इससे आगे चल करके विकास शब्द का जो है प्रादुर्भाव हुआ कि विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। समृद्धि से अच्छा है विकास। तो लोगों ने कहा कि समृद्धि नहीं ठीक है, विकास ठीक है। यानी कि लोगों के पास अगर पैसा है तो स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उनका जो जीवन स्टैंडर्ड है वो अच्छा भी होना चाहिए। अगर पैसा है, बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा तो आगे चल के बेहतर कार्य करेंगे और उनका शारीरिक मानसिक विकास होगा और वो फिर घर में समृद्धि लाएंगे। तो कहा कि अगर समृद्धि है तो विकास होगा, ये निश्चित नहीं है, लेकिन अगर विकास है तो समृद्धि जरूर आएगी। तो समृद्धि से बड़ा वर्ड है विकास, जिस पर आगे चल के जोर दिया जाने लगा। लेकिन फिर ये हुआ कि सिर्फ विकास से काम नहीं चलेगा, इससे भी बेहतर कुछ होना चाहिए, तो कहा गया सतत विकास। वर्तमान में आप इस वर्ड को बहुत ज़्यादा देखेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता भी है। आप कहा जा रहा है कि ना तो समृद्धि से काम चलेगा ना विकास से, सतत विकास होना चाहिए। क्योंकि अगर समृद्धि है तो निश्चित नहीं हमेशा रहेगा, विकास है ये भी निश्चित नहीं कि हमेशा रहेगा, क्योंकि विकास करते करते कभी तो ऐसा समय आएगा जब आदमी का समाप्त हो जाएगा विकास करना और वो फिर से गरीब हो जाएगा। क्योंकि विकास में सिर्फ कहा जा रहा है कि विकास कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि मतलब जो चीज़ें उपयोग कीजिए वो सतत बनी रहें, उसको बहुत तरीके से यूज़ कीजिए आने वाले वक्त के लिए बचा करके। ये वर्ड ज़्यादा ब्रॉड है, ये कहता है कि जो भी यूज़ कीजिए भविष्य को ध्यान में रख कीजिए, जो विकास कीजिए, जो डेवलपमेंट कीजिए,
ऐसा कीजिए कि वो हमेशा बना रहे, वो हमेशा चलता रहे, वो कभी समाप्त ना हो। इसको ध्यान में रख करके इस वर्ड को ईजाद किया गया जिसे कहा जाता है सतत विकास। तो ये विकास सबसे अच्छा है, इसी विकास पे वर्तमान में विश्व के सारे देश फोकस कर रहे हैं और ये विकास वाकई में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वर्ड आया है ना सतत, यानी कि जो हमेशा चले, संतुलित, जो संतुलित रहे, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, ऐसे विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही सदस्य देशों के मध्य व्यापारिक उदारीकरण की संभावनाओं को भी तलाशना इसका उद्देश्य है कि आपस में लोग व्यापार करें, एक दूसरे को मदद करें, सहयोग करें, अपने यहाँ छूट दे, इसी को कहा जाता है उदारीकरण। और क्षेत्र में आप देखेंगे वस्तुओं, सेवाओं और निवेश तथा तकनीकी प्रवाह की बाधाओं को कम करें। आपस में जो वस्तुओं का, निवेश का, सेवाओं का आदान प्रदान है ये बढ़े, जो बाधाएं हैं वो कम हो, इसीलिए सहयोग संगठन ये बनाया गया है। साथ ही व्यापार और उद्योग, साथ ही शैक्षिक संस्थाओं, विद्वानों और सदस्य देशों की जनता के मध्य मेल जोल, तालमेल बना रहे, बढ़ता रहे, ताकि लोग आपस में मिलजुल करके कार्य करें और एक दूसरे का सपोर्ट करें। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके इस संगठन को बनाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा, इन सारे तथ्यों को बार बार रिवीजन कीजिएगा, नोट जरूर कीजिएगा, आपके नोट्स में रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। और लिखते हैं तो हमें ज़्यादा दिनों तक चीज़ें याद रहती हैं, इसलिए लिखने की आदत डालिएगा। थोड़ा समय ज़रूर रहेगा, इसमें लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगा, यानी कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के लिए क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल होंगे, इस उम्मीद के साथ आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू।